आज अपन अध्याय के अंतर्गत जैव अणु या मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत अपन एमिनो अम्ल की स्टडी करेंगे। जनरली इससे हमेशा एक शॉर्ट नोट या टिप्पणी पूछी जाती है, तो बायो मॉलिक्यूल के अंतर्गत हम सबसे पहले एमिनो अम्ल का अध्ययन करेंगे। एमिनो अम्ल को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तव में एमिनो अम्ल क्या है, फिर ये कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या विशेषताएं पाई जाती हैं और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो इन बिंदुओं के अंतर्गत हम सबसे पहले एमिनो एसिड को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इस अध्याय से पूछा जाने वाला प्रश्न होता है वो ये होता है कि विटामिन वास्तव में क्या होते हैं। तो हम विटामिन को भी इन कुछ बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले कि विटामिन वास्तव में क्या होता है, फिर वो कितने प्रकार का हो सकता है, उसमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, ये कहाँ कहाँ से हमारे को मिल सकता है, और इस यदि मान लीजिए विटामिन हमारे शरीर में नहीं पहुँच रहा है तो उन विटामिन से हमको क्या क्या रोग हो सकते हैं, तो उनकी कमी से होने वाले रोगों का अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि वास्तव में एमिनो अम्ल क्या होते हैं। तो जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एमिनो अम्ल वे कार्बनिक यौगिक होंगे जिसमें निश्चित रूप से कौन कौन से समूह होंगे, एक एमिनो समूह और दूसरा अम्ल समूह। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एमिनो समूह कौन सा समूह होता है, सिंगल बॉन्ड NH2 समूह, और अम्ल समूह कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड COOH समूह। तो ऐसे कोई भी कार्बनिक यौगिक जिनमें NH2 समूह भी उपस्थित हो और COOH समूह भी उपस्थित हो, वो मिलकर क्या बनाएंगे, एमिनो अम्ल। तो हम वास्तव में देखेंगे कि एमिनो अम्ल यदि हमको प्राप्त करना है तो हम क्या करें। तो सबसे पहले यदि हम एसिटिक अम्ल का एक अणु लें CH3COOH और उसकी क्रिया यदि हम अमोनिया से कराएं, जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है दो समूह हमारे पास होना चाहिए। तो यदि हम एसिटिक अम्ल की क्रिया अमोनिया से कराएं तो होगा ये कि अम्ल का हमेशा ये वाला समूह अपन एक और ग्रुप ऐसा ले लें CH3COOH प्लस H.NH2, तो हमारा एक एसिड बन जाएगा। यहाँ से अपन H ले लें और इसका एक H ले लें, तो हमारा ग्रुप प्राप्त होगा CH2COOH और इसके स्थान पर हम जोड़ लें NH2। तो ये जो ग्रुप हमको मिलेगा NH2 यहाँ चले जाने पर वो कहलाएगा एमिनो एसिड। तो जब किसी अम्ल की किसी अमोनिया से क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होगा और उसके बाद जो यौगिक हमको मिलेगा वो कहलाएगा एमिनो अम्ल। अब यदि हम इसके प्रकारों का वर्णन करें तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक, जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, NH2 की स्थिति के आधार पर, और दूसरा पार्श्व श्रृंखला की स्थिति के आधार पर। अब NH2 की स्थिति के आधार पर हम इसको पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल और बीटा एमिनो अम्ल। इसको हम और आगे की कैटेगरी में बांट सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, पर यहाँ अपन दो एमिनो एसिड ले रहे हैं, एक अल्फा एमिनो एसिड और एक बीटा एमिनो एसिड। यदि हम प्रोपियोनिक एसिड का सूत्र देखें तो हमारा प्रोपियोनिक एसिड का सूत्र होता है, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन और एसिड का मतलब होता है जिसमें COOH समूह। तो अब हमको क्या करना है, इस प्रोपियोनिक एसिड के हमको पता है कि इसकी प्रारंभिक स्थिति किसी भी क्रियात्मक समूह की पहली स्थिति कहलाती है अल्फा और उसके बाद वाली स्थिति कहलाती है बीटा। तो हमको कौन सा एसिड चाहिए, अल्फा एमिनो एसिड, मतलब अल्फा स्थिति पर क्या होना चाहिए, एमिन समूह। तो हम क्या करें कि अल्फा स्थिति का एक कार्बन हटाएं और उसकी एक हाइड्रोजन हम हटा देंगे अल्फा स्थिति का और उसकी जगह NH2 समूह ला लेंगे तो बन जाएगा CH3CHNH2COOH। तो ये हो जाएगा अल्फा एमिनो एसिड, या उसी को कह सकते हैं अल्फा प्रोपियोनिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा प्रोपियोनिक
प्रोपियोनिक अम्ल, क्योंकि हमने जो NH2 समूह है वो कहाँ जोड़ा है, अल्फा स्थिति पर। अब बिल्कुल सेम ऐसे यदि हम बीटा स्थिति पर जोड़ते हैं तो किसी भी क्रियात्मक समूह के जो पास वाली स्थिति होती है वो बीटा स्थिति के अल्फा कहलाती है, उसके बाद वाली बीटा कहलाती है। ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन, तो हमारा यौगिक बन जाएगा बीटा प्रोपियोनिक अम्ल। इसी तरह यदि हम 4 कार्बन वाला यौगिक ले ले ब्यूटेरिक अम्ल, तो उससे हम बना सकते हैं गैमा ब्यूटेरिक अम्ल। तो इस तरीके से हम NH2 समूह की स्थिति के आधार पर एमिनो अम्ल को बांट सकते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल क्योंकि इसमें NH2 समूह अल्फा स्थिति पर है, और बीटा प्रोपियोनिक अम्ल क्योंकि इसमें बीटा जो है वो NH2 समूह जो है वो किस स्थिति में है, बीटा स्थिति में, तो यह हो जाएगा बीटा एमिनो प्रोपियोनिक अम्ल। तो यह हो गया NH2 समूह की स्थिति के आधार पर अल्फा एमिनो प्रोपियोनिक अम्ल और बीटा एमिनो प्रोपियोनिक अम्ल। अब हम आते हैं पार्श्व श्रृंखला की स्थिति के आधार पर। पार्श्व श्रृंखला का मतलब है जो जुड़े हुए समूह है वो यदि अपने स्थान पर जुड़े हुए हैं और पार्श्व श्रृंखला से कोई समूह जुड़ा हुआ है तो जो यौगिक बनेगा वो हमारा कहलाएगा पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा NH2, जो पहले वाला यौगिक है CH2 और COOH। सबसे सिंपल और सरल कार्बनिक यौगिक जो एमिनो अम्ल की श्रेणी में आता है इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ये एक महत्वपूर्ण पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ अध्रुवीय पार्श्व श्रृंखला। अध्रुवीय का मतलब जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है और उसके साथ NH2 समूह जुड़ा हुआ, तो वो एक कार्बनिक यौगिक हो जाएगा जो कहलाएगा अध्रुवीय कार्बनिक यौगिक। अब दूसरा अपन देख लें, और इसके साथ हमारा समूह जुड़ा हुआ है CH2 OH, दूसरे प्रकार का जो ध्रुवीय श्रृंखला के अंतर्गत आएगा, इसका नाम है सीरीन। तो यह ध्रुवीय पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ एमिनो एसिड। अब इसी प्रकार अम्ली देख लें, तो अम्ली का मतलब जैसे हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें 2 COOH समूह होंगे। एस्पार्टिक अम्ल, इसके अंतर्गत आएगा। और क्षारीय जैसा नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, हम इसके अंतर्गत NH2 समूह की श्रृंखला ले लें जिसमें 2 या 2 से अधिक NH2 समूह हो। लगभग 2, 3, 4 और ये NH2 समूह। तो इस प्रकार का यौगिक बने। ये एक महत्वपूर्ण अम्ल है लाइसिन। तो आप प्रत्येक कैटेगरी के एक एमिनो अम्ल ले लीजिए। फिर से एक बार अपन देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको वर्गीकृत किया। तो सबसे पहले कि हम ऐसे किसी भी कार्बनिक यौगिक का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें एक एमिनो समूह और एक अम्ल समूह हो, तो हमने एसिटिक एसिड की क्रिया यदि अमोनिया से कराए तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा और NH2 समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा और हमारा एक यौगिक बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, एमिनो अम्ल, क्योंकि इसमें एक एमीन समूह है और दूसरा अम्ल समूह है। फिर हमने इसके प्रकारों की चर्चा की। तो प्रकारों को हमने सबसे पहले NH2 की स्थिति के आधार पर बांटा कि NH2 जिन जिन स्थानों पर जुड़ा है उसके आधार पर हम इसको वर्गीकृत करेंगे। तो नाम से ही समझ में आ रहा है अल्फा एमिनो अम्ल। तो हमको पता है कि किसी भी क्रियात्मक समूह के पास वाला जो पहला कार्बन परमाणु होता है वो अल्फा कहलाता है, उसके बाद वाला बीटा होता है, उसके बाद वाला गैमा होता है और उसके बाद वाला डेल्टा होता है। तो सबसे पहले हमको एमिनो समूह किस स्थिति पर जोड़ना है, अल्फा स्थिति पर। चूंकि हमारे पास 3 कार्बन वाला यौगिक है तो हमारा इसका नाम हो जाएगा अल्फा
एमिनो 3 कार्बन है तो प्रोपियोनिक, और OH समूह COOH समूह है तो ये हो गया अल्फा एमिनो प्रोपियोनिक अम्ल। इसी तरह से हम दूसरा यौगिक बनाएंगे बीटा एमिनो प्रोपियोनिक अम्ल। तो यहाँ पे अल्फा स्थिति होगी, ये बीटा स्थिति होगी, बीटा स्थिति पर हम NH2 समूह जोड़ देंगे तो जाएगा बीटा एमिनो प्रोपियोनिक अम्ल। तो इस तरीके से NH2 की स्थिति के आधार पर हमने इनको 2 भागों में बांटा। अब दूसरा प्रकार यदि हम देखें पार्श्व श्रृंखला की स्थिति के आधार पर, तो साइड चेन में यदि अलग अलग समूह जुड़े हैं तो उनके आधार पर भी हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार होता है अध्रुवीय पार्श्व श्रृंखला। अध्रुवीय पार्श्व श्रृंखला में सबसे सिंपल उदाहरण जो हमने अल्फा प्रोपियोनिक अम्ल में देखे रहेगा, एक बिल्कुल सिंपल अम्ल और क्षार से मिलकर बना हुआ यौगिक है NH2 CH2 COOH, जिसका नाम है ग्लाइसिन, और ये आता है अध्रुवीय पार्श्व श्रृंखला वाले एमिनो एसिड के अंतर्गत। अब दूसरा हम देखें ध्रुवीय पार्श्व श्रृंखला के अंतर्गत, तो दोनों तरफ, एक तरफ NH2 समूह है, दूसरी तरफ COOH समूह है, नीचे CH2OH है और इसका नाम है सीरीन। तो ये दूसरे प्रकार का अल्फा जो एमिनो एसिड है वो ध्रुवीय पार्श्व श्रृंखला के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा है अम्लीय पार्श्व श्रृंखला वाले समूह, जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है अम्लीय है तो स्वाभाविक है कि इसमें कौन से समूह होंगे, COOH समूह होंगे। तो इसमें COOH समूह की अधिकता है, इसलिए इसको बोलेंगे अम्लीय पार्श्व समूह। ये NH2 CH COOH, नीचे CH2 COH, इसका नाम है एस्पार्टिक अम्ल। तो ये एक महत्वपूर्ण एमिनो एसिड है जो कि अम्लीय पार्श्व श्रृंखला के अंतर्गत आता है। और सबसे आखिरी प्रकार है जो हमारा क्षारीय पार्श्व श्रृंखला के अंतर्गत, इसमें जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है क्षारीय समूह है तो स्वाभाविक है कि इसमें NH2 समूह की अधिकता होगी। तो यहाँ भी एक NH2 समूह है, यहाँ भी NH2, यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना कि 4 CH2 समूह आते हैं तो ये हमारा एक विशेष प्रकार का यौगिक बन जाएगा जो है लाइसिन। तो इस तरीके से हम एमिनो एसिड्स को जो है वो वर्गीकृत कर सकते हैं। तो 2 मुख्य भाग हैं, सबसे पहले इनके वर्गीकरण का, तो हम इसको 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। अभी अपन ने एमिनो अम्ल के प्रकारों का वर्णन करें, अब अपन इनकी कुछ गुण व विशेषताएं देखेंगे जिसके अंतर्गत हमको पता चलेगा कि वास्तव में एमिनो अम्ल हमारे लिए कितने आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले आप बिल्कुल ध्यान रखो कि 10 अल्फा एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं और जिनको आवश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल कहा जाता है। और इन एमिनो अम्ल के लिए सबसे पहले हम इनकी यदि गुण व विशेषताएं देखें तो सबसे पहले ये जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं, दूसरा ये क्रिस्टलीय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, एल्कोहल व ईथर में अघुलनशील होते हैं, और ध्रुवण घूर्णक होते हैं। ध्रुवण घूर्णक का मतलब होता है ये D या L, और D तथा L दोनों रूपों में पाए जाते हैं। तो इनकी कुछ खास विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। ये रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, एल्कोहल व ईथर में अघुलनशील होते हैं और ये ध्रुवण घूर्णक होते हैं। अब हम चर्चा कर रहे थे कि इनकी कमी से हमको कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण, जैसा भी मैंने आपको बताया कि 10 अल्फा एमिनो एसिड होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जिनको अनिवार्य या आवश्यक एमिनो अम्ल की श्रेणी में रखा जाता है। ये हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते, हम इन्हें भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, और यदि मान लीजिए हमको वो नहीं मिलता है तो हमको उसकी कमी से क्वाशीयोरकर एक बीमारी हो जाती है, क्वाशीयोरकर नामक बीमारी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर की जो वृद्धि है वो रुक जाती है और हमारी इसकी कमी से जो है हमारा शरीर निस्तेज हो जाता है
और कुछ हद तक यदि ज़्यादा इसकी मात्रा में कमी हो गई तो फिर हमारी मृत्यु तक भी हो जाती है। तो ये विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है कि वास्तव में एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है और उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो जनरली इस पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं, उनके प्रकारों का वर्णन करो, या फिर एमिनो अम्ल के गुण व विशेषताएं बतलाते हुए उनके कमी से होने वाले रोग बतलाइए। तो ये टॉपिक को आप बहुत अच्छे से नोट कर लो, खासकर उनके जो प्रकार हैं उनको उदाहरण सहित और सूत्रों को लिख लिख कर आप प्रैक्टिस कर लो, तो एमिनो अम्ल का पोर्शन जो है वो आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब अपना जो दूसरा टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करते हैं। जो विटामिन अपन को देखना है, तो विटामिन अपने पास लिखा हुआ है कि हम किन बिंदुओं के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तव में विटामिन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, इनके मुख्य स्रोत क्या होते हैं और इनकी कमी से हमको कौन सा रोग उत्पन्न होता है। अब अपन बात करते हैं विटामिन की कि वास्तव में विटामिन क्या होते हैं। तो जो हमारे आहार के मुख्य स्रोत होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, उन्हीं के समान एक बहुत ही आवश्यक अंग होता है जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत अनिवार्य होता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, विटामिन के नाम से। हम कार्बोहाइड्रेट के बिना रह सकते हैं, प्रोटीन के बिना रह सकते हैं, लेकिन विटामिन एक ऐसा पदार्थ होता है या एक ऐसी चीज होती है जो हमारे लिए अति आवश्यक होती है। ये हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होती, इसे हम पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के माध्यम से ही अपने शरीर में प्राप्त करते हैं। तो इसका मुख्य स्रोत जो होता है वो सारे जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, दालें हो गई और अंडा, मांस, मछली, इनसे प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो सब हमारे शरीर में किसकी कमी को पूरा करते हैं, विटामिन की कमी को पूरा करते हैं। तो जो हमारे आहार के मुख्य पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण, उनके अलावा एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो क्या कहलाता है, विटामिन कहलाता है। अब यदि हम इन विटामिनों को वर्गीकृत करें तो मुख्यतः विटामिन को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे कुछ विटामिन होंगे जो जल में घुलनशील होंगे। तो जल में घुलनशील सिर्फ दो ही विटामिन होते हैं, एक होता है विटामिन बी और दूसरा होता है विटामिन सी। और वसा में घुलनशील 4 विटामिन होते हैं, ए, डी, ई और के। जैसा हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, विटामिन बी और विटामिन सी ऐसे विटामिन होंगे जो जल में आसानी से घुलनशील हो जाएंगे, लेकिन वो किस में नहीं घुलेंगे, वसा में नहीं घुलेंगे। उसके अपोजिट यदि हम देखें तो 4 ऐसे विटामिन है हमारे पास, ए, डी, ई और के, जो विटामिन वसा में घुलनशील होंगे लेकिन जल में अघुलनशील होंगे। तो इनको हम दो भागों में बांटेंगे, जिनकी घुलनशीलता के आधार पर हम टोटल हमारे पास 6 विटामिन होंगे, जिनको हम 2 कैटेगरी बांटेंगे। अब इसको एक चार्ट के माध्यम से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो और आपको तैयार भी वैसे ही करना है कि किस तरीके से हमारे विटामिन होते हैं, उनके नाम और सूत्र क्या होते हैं, ये किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं और वास्तव में इनकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें जो हमारे वसा में घुलनशील 4 विटामिन है, ए, डी, ई, के, तो हम इनको लिख सकते हैं। ये हमारे विटामिन का मुख्य स्रोत हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशीलता के आधार पर हमारे टोटल 4 विटामिन। ए को हम किस नाम से जानते हैं, आप बहुत अच्छे से याद कर लो कि जनरली इसमें जो भी पूछा जाता है तो मुख्यतः उसके कौन से विटामिन होते हैं, उसका नाम क्या है, उनके मुख्य स्रोत क्या है और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहला विटामिन है हमारा ए, जिसका नाम होता है रेटिनॉल, और मुख्यतः इसको जो प्रदर्शित करते हैं C20H30O से। अब यदि हम इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो जनरली ये जो है हमारे जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें पाया जाता है, दालों में पाया जाता है, मांस, अंडा, मछली, दूध, इन सब में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। तो विटामिन ए आप विशेष रूप से ध्यान रखो कि ये लगभग सारे विटामिन जो है उनका मुख्य स्रोत यही होती हैं जिनके अंतर्गत हम इनको प्राप्त करते हैं और हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं।
अब यदि मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन की कमी हो रही है, वो भी विटामिन ए की कमी हो रही है, तो उससे हमको एक विशेष रोग होता है जिसको बोलते हैं रतौंधी, या इसी को आप रात के अंधेपन के रूप में जानते हैं। मतलब दिन में तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन रात में हमको ये दिखना कम हो जाएगा, ये धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तो वो किस विटामिन की कमी से होगा? ए से। तो आप जनरली ध्यान रखें कि जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनका अधिक से अधिक सेवन करें, और जैसे आपको बताया जाता फल टमाटर हुए इनका आप अधिक से अधिक सेवन करो, गाजर का सेवन करो, तो बहुत हद तक हमारे शरीर में विटामिन की कमी दूर हो जाती है। अब यदि हम दूसरे विटामिन की बात करें तो हमारा दूसरा वसा में घुलनशील सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन डी, जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं? कैल्सीफेरॉल। जैसे हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका जो मुख्य घटक होगा वो कैल्शियम होगा, उनके से संबंधित ये विटामिन होता है, तो इसका मुख्य नाम जो होगा वो कैल्सीफेरॉल होगा। इसका सूत्र जो है वो C28 H44 और O होगा। इसके मुख्य स्रोत की यदि हम बात करें तो लगभग इसके स्रोत भी वही है। अंडा, मांस, मछली में तो ये मुख्य रूप से पाया जाएगा, दूध, पत्तेदार सब्जियां, दालों में ये मुख्य रूप से पाया जाएगा। अब यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उससे होने वाला जो भयंकर रोग है वो सभी को जानते हैं, ये कहलाता है रिकेट्स रोग, और ये संबंधित होता है हड्डियों से। और हमारा जो रतौंधी रोग था वो आंखों से संबंधित था। तो ये जो रिकेट्स रोग है यदि हमारे शरीर में हो जाता है तो हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है। बचपन में आपने देखे होगी कि बच्चों के हाथ पैर की जो स्थिति होती है वो गंभीर हो जाती है, किसी के हाथ मुड़ जाते हैं, किसी के पैर मुड़ जाते हैं, तो वो निश्चित रूप से विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं रिकेट्स रोग, हड्डियों का टेढ़ापन। अब उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण विटामिन आता है विटामिन ई, जिसको कि हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। ये अल्फा टोकोफेरॉल भी होता है, बीटा टोकोफेरॉल भी होता है। तो हमारे को महत्वपूर्ण किसको याद रखना? अल्फा टोकोफेरॉल का। इसका मुख्य सूत्र जो मेन सूत्र होता है वो C29 H50 O2 होता है, और इसके जनरली जो स्रोत होते हैं वो भी लगभग वही होते हैं। और इसमें हमको खास रूप से जो याद रखना है, इनमें हरी पत्तेदार सब्जियों का हमको अधिक से अधिक सेवन करना है। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होंगी उनका हमको सेवन करना है। विटामिन ई जो होगा उसकी कमी से हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का रोग होता है जिसको बलदेता कहते हैं, और इसी को हम दूसरे रूप में नपुंसकता के रूप में भी जानते हैं, या इसी को हम बांझपन भी बोलते हैं। जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी संतान को उत्पन्न करने की शक्ति होती है उस शक्ति को रोक देता है, तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। अब हम बात करें विटामिन के, तो विटामिन के को हम किसके नाम से जानते हैं? फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार का है, K1 और K2, लेकिन हमको दोनों के नाम सेम होते हैं, फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, और इसका सूत्र होता है C31 H40 O2। लगभग इनके मुख्य स्रोत भी वही होते हैं। इसके अलावा अपन ने एक चर्चा छोड़ दी यहाँ पर कि जो मछली के कॉड लीवर ऑयल्स होते हैं, जो तेल हम प्राप्त करते हैं, जो कैप्सूल वगैरह में यूज किया जाता है, इन सब में भी विटामिन जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। तो मांसाहारी लोगों के लिए अंडा, मांस, मछली जो है इसके मुख्य स्रोत होते हैं, और शाकाहारी लोगों के लिए जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, दालें होती है, अनाज होते हैं, उन सब में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका मुख्य स्रोत भी लगभग यही है। तो आप यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखो कि हमको स्रोत विशेष रूप से अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो लगभग सभी विटामिन में पाए जाते हैं, तो आप उनको एक बार अच्छे से देख लें तो आपको लगभग सारे विटामिन के स्रोत समझ में आ जाएंगे, और वो लगभग वही होता है। अब विटामिन के की कमी से यदि हम देखें तो जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर में जिसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का जो बनना है वो बंद हो जाता है, जिसको कि हम हेमोफिल ब्लड की कमी से जो ब्रेन हेमरेज हमारा हो जाता है ना, जैसे ब्लड हमारा ब्रेन में जम जाता है, तो उस प्रकार का एक रोग हो जाता है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक भी होता है। तो ये कुछ विटामिन थे जो हमारे वसा में घुलनशील थे। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे ऐसे विटामिन की जो हमारे जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील मात्र दो ही विटामिन है, एक है विटामिन बी और दूसरा है विटामिन सी। लेकिन विटामिन बी की कुछ कैटेगरीज हमारी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे जल में घुलनशील विटामिन की।
अभी अपन ने वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें, अब अपन स्टार्ट करेंगे जल में घुलनशील विटामिन। वैसे तो जल में 2 ही विटामिन ऐसे होते हैं जो घुलनशील होते हैं। सबसे पहला होता है विटामिन बी और दूसरा होता है विटामिन सी। लेकिन विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं, जैसा हमको दिखाई दे रहा है B1 एक विटामिन होता है, उसी में एक आता है B2, B5 भी होता है लेकिन अपन उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, B6 और B12 ऐसे 4 महत्वपूर्ण विटामिन है जो बी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। और एक महत्वपूर्ण विटामिन होता है जिसको बोलते हैं विटामिन सी। तो हमने 4 विटामिन की बात की, ए डी ई के जो वसा में घुलनशील है, और 2 विटामिन की बात कर रहे हैं बी और सी जो कि जल में घुलनशील है। तो खास रूप से आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि कौन किस में घुलनशील है और किसके अंतर्गत कितने विटामिन आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें विटामिन B1 की। तो जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है B1 है और इसका नाम है थायरीन। तो इसका जो सूत्र है वो थोड़ा बड़ा होता है जिसको आपको विशेष रूप से याद करना है, C12 H18 N4 Cl2 O और S। अभी तक के जितने विटामिन थे जनरली इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कुछ में हमको नाइट्रोजन तत्व देखने को मिल रहे थे, लेकिन B1 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कि बहुत सारे प्रकार के तत्व होंगे, तो इसको आप विशेष रूप से याद कर लेंगे। और जैसा कि सारे स्रोतों के अलावा जैसे हमने बताया थे अंडा, मांस, मछली, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, दाल होती है, अनाज होती है, उसके अलावा जो B1 का एक मुख्य स्रोत होता है वो जो गेहूं की छीलन होती है, जिसको कि हम जनरली छान के अलग कर देते हैं, हम वेस्ट मटेरियल के रूप में अलग कर देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कितना आवश्यक होता है, ये B1 का मुख्य स्रोत होता है जो कि गेहूं की छीलन में पाया जाता है। और इसकी कमी से हमारा एक विशेष प्रकार का रोग होता है जिस रोग को बोलते हैं हम बेरी। और इसी की कमी से हमारे शरीर में खून की भी कमी होने लग जाती है, जिसको हम एनीमिया रोग के नाम से भी जानते हैं। तो जनरली जो विटामिन के बाकी बी के प्रकार होते हैं वो सारे हमारे ब्लड में कमी के लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका मुख्य स्रोत हमारे सारे यही तत्व होते हैं जो दिखाई दे रहे हैं। अब हम यदि B2 की बात करें तो B2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन, और इसका सूत्र जो होता है वो C17 H20 N4O6 होता है। इसमें 4 ही मुख्य घटक होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और मुख्यतः इसके सभी स्रोत वही रहेंगे, अंडा, मांस, मछली, फल, दूध, अनाज। तो इस तरह की चीजों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये उनके मुख्य स्रोत हो गए। अब यदि मान लीजिए आपने जनरली देखा होगा कि कुछ लोगों के जो होंठ के किनारे भाग होते हैं बहुत अधिक कट जाते हैं, या जो हमारे होंठ में छाले आ जाते हैं, या होंठ में ज्यादा पपड़ी बनती है, वो तो उस सब का कारण है हमारा विटामिन B2। यदि हमारी इसकी कमी हो जाए तो हमारे जो मुंह है उसमें छाले आ जाते हैं, हमारे होंठ जो है वो कटना शुरू हो जाते हैं, और खासकर जो कॉर्नर के भाग है वो ज्यादा कट जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अनाज, अंडा, दूध, मांस, मछली जो भी आप लेते हैं उनका अधिक से अधिक सेवन करें, तो इस रोग से हम बच सकते हैं। फिर आता है हमारा B6 जिसको हम बोलते हैं पीरिडॉक्सिन, और इसका सूत्र होता है C8H11O3N। तो इसमें भी हमारे 4 मुख्य घटक होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन सभी स्रोतों के अलावा इसका एक मुख्य स्रोत होता है चावल की चोकर। जैसे हमने गेहूं को चालते हैं उसी तरह चावल को जब हम पीस लेते हैं, पीसने के बाद जब हम चालते हैं तो जो मोटा भाग निकलता है उसको हम बोलते हैं चावल की चोकर। तो ये मुख्य स्रोत होता है विटामिन B6 का, जो इसमें विशेष रूप से पाया जाता है। और इसकी कमी से हमारे शरीर में अरक्तता हो जाती है। अरक्तता का मतलब होता है रक्त की कमी। तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं ये विटामिन, जिनको हमारे शरीर की बहुत आवश्यकता होती है। तो आप नियमित रूप से इन पदार्थों का सेवन करते रहिए। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण विटामिन होता है विटामिन B12, जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन जो होता है वो भी बहुत बड़ा मुख्य घटकों का स्रोत होता है। इसका सूत्र होता है C63 H88 हाइड्रोजन के 88 अणु, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, साइनोकोबालेमिन, मतलब इसमें कोबाल्ट जो होता है वो मुख्य घटक या मुख्य तत्व के रूप में इसमें पाया जाता है। तो C बड़ा और छोटा कोबाल्ट के रूप में है। नाइट्रोजन के 4 अणु हैं, ऑक्सीजन के 12 अणु हैं, फास्फोरस। तो इतने सारे तत्व इसमें उपस्थित होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस।
और इसमें भी लगभग वही स्रोत होते हैं जो हमारे साधारण विटामिन में होते हैं, हरी अंडा, मांस, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां। और इसकी कमी से एक विशेष प्रकार का जो इंसानों में भी और जानवरों में भी रोग होता है उसको बोलते हैं प्रणासी अरक्तता। मतलब इसमें जनरली बहुत अधिक मात्रा में ब्लड कम हो जाता है और लगभग मृत्यु तक की स्थिति पहुंच जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विटामिन होता है। इसके जनरली कैप्सूल्स वगैरह हमको खाने में दिए जाते हैं और इन विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए हमको जो आयरन और कैल्शियम के जो टैबलेट्स होती हैं और आयरन के जो सिरप होते हैं वो जनरली बी कैटेगरी के जो विटामिन होते हैं उनकी कमी को दूर करने के लिए होते हैं। और अब सबसे आखिरी हमारा विटामिन होता है विटामिन सी, जिसको कि हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और एक बहुत सिंपल और सरल सूत्र होता है C6H8 और O6। जनरली पहला विटामिन और सबसे आखिरी एक ऐसा विटामिन है, विटामिन ए और विटामिन, यदि सी की हम बात करें तो दो ऐसे विटामिन है जिनके सूत्र बहुत सरल होते हैं, बाकी तो थोड़े आपको याद करने पड़ेंगे। लगभग इनका इसमें जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि इसका जो खट्टे फल होते हैं, संतरा, नींबू, अनार, इनमें सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो फल, जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू होता है, संतरा होता है, आम होते हैं, उनमें यह विशेष रूप से पाया जाता है। बाकी तो इन सारे जो स्रोत हमारे विटामिन के हैं उनमें भी विटामिन सी मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसकी कमी से हमारा एक विशेष प्रकार का रोग होता है जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी रोग। और इस रोग की कमी से वही हमारा जो शरीर है, जो स्किन है, खासकर त्वचा से संबंधित होता है, तो हमारी त्वचा जो होती है वो खुरदुरी हो जाती है, बेढंगी हो जाती है, भदरंगी दिखाई देने लगती है और उसमें विशेष प्रकार के चकते आ जाते हैं। तो इन सारे स्रोतों को जो जल में घुलनशील है उनकी गुण विशेषताएं, स्रोत और कमी के आधार पर आप एक बहुत अच्छा टेबल तैयार कर लो और उसकी सहायता से आप विटामिन के का अध्ययन करो। तो जनरली जो इस अध्याय के, जैसा हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, जैव अणु, तो उस जैव अणु से हमने अभी 3 चीजों का अध्ययन किया। प्रोटीन जो खास रूप से पूछा जाता है, दूसरा होता है एमिनो एसिड्स और तीसरा होता है विटामिन। तो आप इस अध्याय से जनरली उनके शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं कि विटामिन क्या होते हैं, उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए या उनकी कमी से होने वाले रोग बताइए। इसी तरह विटामिन क्या होते हैं और खासकर इनकी कमी से होने वाले रोग और उनके नाम आप बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि लगभग बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वसा है, न्यूक्लिक एसिड है, एमिनो एसिड है, जो सारे टॉपिक इस अध्याय के अंतर्गत है, उनको बहुत अच्छे से आप याद कर लो और उनको बिल्कुल टेबल बना के नाम से, सूत्र से याद कर लो। तो निश्चित रूप से आप इस अध्याय को बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। अब अपना जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत बात करेंगे हार्मोन्स की। एक बहुत ये भी महत्वपूर्ण घटक है। जैसे अभी तक हमने सारे घटक देखे, प्रोटीन देखे, विटामिन देखे, एमिनो अम्ल देखे, उसी के साथ ही हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का अध्ययन करेंगे जो कि हार्मोन्स की कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहले हम जान लें कि वास्तव में हार्मोन्स क्या होते हैं। तो जैसे मनुष्य और जीवों में बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर से स्त्रावित होते हैं और जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन विशेष और आवश्यक पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो इस प्रकार के पदार्थ होते हैं वो वाहिका विहीन या उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों से निकलने वाले जो कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, हार्मोन्स के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर हम एक विशेष रूप से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो वाहिका विहीन या अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं और हमारे शरीर के लिए, हमारी वृद्धि के लिए, हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमसे पूछी जाती है वो ये होता है कि वास्तव में हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हमने इसको परिभाषित कर दिया, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो ये है कि वास्तव में इसको हम किस रूप में वर्गीकृत करते हैं और कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ विशेष ऐसे अंग होते हैं जिनसे ये स्त्रावित होते हैं और उन अंगों की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। तो हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि वास्तव में हार्मोन्स को हम किन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लें कि हम हार्मोन्स को सबसे पहले 2 भागों में वर्गीकृत करेंगे। पहला भाग होगा स्टेरॉइड और दूसरा भाग होगा अस्टेरॉइड।
तो हार्मोन्स की दो कैटेगरी यहाँ पर अपन देखेंगे, स्टेरॉइड और अस्टेरॉइड। उसके बाद यदि हम स्टेरॉइड के अंतर्गत बात करें तो स्टेरॉइड को भी हम दो भागों में वर्गीकृत करेंगे। पहला भाग होगा सेक्स हार्मोन्स का और दूसरा भाग होगा एड्रिनल कॉर्टिक हार्मोन्स का। तो इस तरीके से ये हम दो महत्वपूर्ण भागों की चर्चा करेंगे। अब जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो फिर दो भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होते हैं मेल के लिए और दूसरे होते हैं फीमेल के लिए। तो पहले हार्मोन्स को हम बोलेंगे नर सेक्स हार्मोन्स और दूसरे को बोलेंगे हम मादा सेक्स हार्मोन्स। अब ये जो नर और मादा में डिस्ट्रीब्यूशन के, उसमें भी हम मादा हार्मोन्स को हम फिर से दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो वो एक कहलाता है एस्ट्रोजन और दूसरा कहलाता है गैस्ट्रोजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है जो स्टेरॉइड वाला, जिसको आपको चार्ट के माध्यम से तैयार करना है कि कौन से हार्मोन्स वास्तव में क्या होते हैं और कौन से हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। यदि हम दूसरे प्रकार के हार्मोन्स की बात करें, जैसे हमको नाम से ही समझ में आ रहा है अस्टेरॉइड, तो इनको हम तीन कैटेगरी में बांटेंगे। इनके सिर्फ तीन ही प्रकार हैं। पहला प्रकार होगा पेप्टाइड श्रेणी के अंतर्गत आने वाले हार्मोन्स, दूसरा होगा जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनसे प्राप्त होने वाले हार्मोन्स, और तीसरा होगा जो इसके अलावा अन्य कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, जिसको हम बोलेंगे विविध प्रकार के हार्मोन्स। तो ये सारी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि वास्तव में पेप्टाइड्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाले जो हार्मोन्स है उनकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे। तो अपन पहले प्रकार के यदि हम स्टेरॉइड की बात करें तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेक्स हार्मोन्स, जो हमारे शरीर की बाकी जो दैनिक जीवन की अभिक्रियाएं, जो संतति उत्पन्न होती है, उनमें आवश्यक होने वाला विशेष रूप से हार्मोन्स होता है जो कहलाता है सेक्स हार्मोन। और जैसे हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारी दो कैटेगरी होती हैं जिनसे हमारी संतति का विकास होता है और हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता है, तो उसके अंतर्गत हम नर सेक्स हार्मोन्स और मादा सेक्स हार्मोन्स की बात करते हैं। तो जैसे हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, यदि नर सेक्स हार्मोन्स है तो स्वाभाविक है कि जो मेल्स में होने वाले सारे चेंजेस होते हैं, जो हमारी उनकी वृद्धि विकास होती है, मूंछों का आना होता है, उनकी आवाज का भारी होना था, और शरीर में जो अन्य परिवर्तन होते हैं वो सारे मेल्स में होने वाले परिवर्तन वो सब किस हार्मोन्स के कारण होते हैं, नर सेक्स हार्मोन्स के कारण। और उसी तरीके से हम दूसरे हार्मोन्स की बात करें तो ये फीमेल्स में पाए जाने वाला विशेष रूप से हार्मोन्स होता है जिसको हम बोलते हैं मादा सेक्स हार्मोन्स। तो इसको भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, जो हमारे अंदर की जितनी भी जैविक क्रिया होती है, जो हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं, उनको संचालित करने वाले हार्मोन्स होते हैं, जो कि एस्ट्रोजन और गैस्ट्रोजन के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरीके से हम इस पार्ट को एक बहुत अच्छे से चार्ट के रूप में तैयार कर सकते हैं। दूसरा यदि महत्वपूर्ण भाग देखें तो जो स्टेरॉइड के अपोजिट होता है अस्टेरॉइड हार्मोन्स, जो हम इन कैटेगरी के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, जैसा मैंने अभी अपन एमिनो एसिड्स पढ़े थे, जब देखे थे कि जिनमें CO और NH बंध होता है, उन बंध से युक्त जो हार्मोन्स होंगे वो पेप्टाइड हार्मोन्स कहलाएंगे। और इसके अंतर्गत आने वाला सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन जो होता है वो इंसुलिन होते हैं। साधारणतः इस हार्मोन्स का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है जब शरीर में, आपने नाम सुना होगा मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है, तो उस रोग से बचने के लिए हम जो इंजेक्शन लगाते हैं वो किस हार्मोन्स के लगाते हैं, इंसुलिन के। तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण हार्मोन्स है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। इसी तरह बिल्कुल जस्ट अभी हमने पढ़े एमिनो अम्ल, जिसमें एक NH2 और COOH समूह था, उससे प्राप्त होने वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं, जिसमें कि एक हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है जो होता है थायराइड हार्मोन्स। तो ये हमारी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। और विविध प्रकार के हार्मोन्स की कैटेगरी में जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से संचालित करते हैं और बाकी की सारी क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं, उसके अंतर्गत आता है प्रोस्टेग्लैंडाइडिस और साइटोकाइनिन। तो ये सारे हमारे शरीर के लिए वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ पदार्थ होते हैं जिनको हम हार्मोन्स के अंतर्गत रखते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से वैसे ही करो। सबसे पहले इनको परिभाषित कर लो, फिर इसके टेबल को उदाहरण सहित याद कर लो और किसके अंतर्गत कौन से हार्मोन्स आते हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लो। और महत्वपूर्ण बात यह कि किसका क्या कार्य होता है वो आप तैयार कर लो, तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे।